हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026832 का एनालिसिस। पेपर 832 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। दिस इज अ हाई सेंसिटिव इशू एंड मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली टू अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, हाई नहीं हाईली होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द सेंसिटिव संवेदनशील जिसका अर्थ है एक एडजेक्टिव है, और इसे मॉडिफाई करने के लिए हमें चाहिए एक एडवर्ब जो है हाईली, जिसका अर्थ है काफी हद तक। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, दिस इज अ हाईली सेंसिटिव इशू। ये एक बहुत ज्यादा या काफी हद तक, ये एक बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। इशू का अर्थ है मुद्दा। एंड मस्ट बी हैंडल्ड, और इसको हैंडल किया जाना चाहिए केयरफुली, सावधानी से, टू अवॉइड, ताकि आप अवॉइड कर सकें, टाल सकें, अननेसेसरी है अनावश्यक, और कॉम्प्लिकेशंस है जटिलताएं, ताकि आप अनावश्यक जटिलताओं को टाल सकें। हमारा करेक्शन खंड ए में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। The police was left completely baffled. Baffled का अर्थ है चकित या भौचक्की, इंग्लिश में perplexed या confused. And therefore है इसलिए Sherlock Holmes was called in to investigate the matter. Investigate है जांच करना। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, was नहीं वर होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, इंग्लिश में पुलिस को प्लूरल नाउन मानते हैं, जैसे पोल्ट्री को जेंट्री या केटल को, वैसे ही पुलिस एक प्लूरल नाउन है। द पुलिस वॉज नहीं, द पुलिस वर लेफ्ट कंप्लीटली बैफल्ड। पुलिस जो थी वो पूरी तरह से बैफल्ड थी, कंफ्यूज थी। एंड देयरफॉर इसलिए शर्लॉक होम्स, विद्यार्थी ध्यान दें, बड़े प्रसिद्ध ब्रिटिश उपन्यासकार हुए हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल। उनके उपन्यासों और कहानियों में एक बेहद प्रसिद्ध जासूसी पात्र होते थे जिनका नाम होता था शर्लॉक होम्स। तो चूंकि जो पुलिस थी वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी, परप्लेक्स थी, बैफल्ड थी, इसलिए बुलाया गया शर्लॉक होम्स को, जो कि एक जासूस थे। कहानियों में, उपन्यासों में कहा जाता है वॉज कॉल्ड इन, उनको बुलाया गया, समन किया गया टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, कि वो मामले की जांच करें। हमारा करेक्शन खंड ए में है, यही हमारा आंसर होगा। द पुलिस वॉज नहीं, द पुलिस वर। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। द मैच वॉज कॉल्ड डैश ड्यू टू हैवी रेन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉल्ड ऑफ। विद्यार्थी ध्यान दें, कॉल ऑफ का अर्थ होता है रद्द करना, टू कैंसल। किसी इवेंट को आपने रद्द कर दिया तो यू हैव कॉल्ड इट ऑफ, यू हैव कैंसल्ड इट। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मैच को रद्द कर दिया गया। ड्यू टू है के कारण, हैवी रेन का अर्थ है भारी बरसात, भारी बरसात के कारण मैच को रद्द कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, कैंसल्ड कर दिया गया। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। कॉल अप भी एक मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है फोन करना। कॉल ऑन एक अन्य मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है मिलने जाना या भेंट करना, जबकि कॉल फॉर का अर्थ होता है किसी चीज की आवश्यकता होना या मांग करना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ऑफ ही रहेगा, कॉल्ड ऑफ मीन्स कैंसल्ड। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू सेल हिज प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने को, संपत्ति बेचने को तैयार नहीं था, अनलेस ही वॉज ऑफर्ड अ डैश हायर प्राइस, अनलेस ही वॉज ऑफर्ड अ मच हायर प्राइस। विद्यार्थी ध्यान दें, हायर एक कंपैरेटिव डिग्री है, ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, हाई की कंपैरेटिव डिग्री है हायर। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम पॉजिटिव डिग्री ही ले सकते हैं, मच हायर हो सकता है, मोर हायर या मोस्ट हायर नहीं। तो अगर हम इसे ब्लैंक में लगाकर वाक्य को पढ़ें तो वाक्य हो जाएगा, ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू सेल द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी बेचने को तैयार नहीं था, अनलेस ही वॉज ऑफर्ड अ मच हायर प्राइस। जब तक उसे बहुत ज़्यादा ऊंचा मूल्य जो है ऑफर नहीं किया जाता, वो बेचने को तैयार नहीं था। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। मोर और मोस्ट बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए पॉजिटिव डिग्री, और रियलिस्टिक भी नहीं। रियलिस्टिक एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है यथार्थवादी, व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, पर हमें चाहिए मच। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं।
प्रश्न शब्द है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक का अर्थ होता है एकदम शांत या अनांदोलित। अगर आप बिल्कुल काम हैं, एकदम कंपोज्ड हैं, अनांदोलित हैं, शांत हैं, तो आप हैं फ्लैग्मेटिक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इवन टेम्पर्ड। इवन टेम्पर्ड का भी यही अर्थ है, काम, शांत। अन्य ऑप्शंस में थिन पतला है, वर्ल्डली का अर्थ है सांसारिक, दुनियावी, जो दुनिया से संबंध रखता हो, सांसारिक, वर्ल्डली। और ह्यूज का अर्थ है बड़ा या विशाल। हमारा आंसर ऑप्शन सी, इवन टेम्पर्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, फिर से वही निर्देश है, सिनोनिम बताएं तो पढ़ते हैं। शब्द अम्पटीन का अर्थ है बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या को कहते हैं अम्पटीन। हमारा आंसर होगा मैनी या फिर वेरी मैनी, बहुत सारे। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी, काकस का अर्थ है शव, अक्सर किसी पशु का शव। बर्डन का अर्थ है बोझ। और मिनस्क्यूल एक बेहतरीन शब्द है। मिनस्क्यूल का अर्थ है बहुत ही कम या अति अल्प या नगण्य, माइन्यूट या टाइनी। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए मैनी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। हमारे पास एक ओपनिंग सेगमेंट या ओपनिंग सेंटेंस है 1 और एक क्लोजिंग सेंटेंस या क्लोजिंग सेगमेंट है 6। इसके बीच में हमें रीअरेंज करना है PQRS को। इसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें, तो पढ़ते हैं। The problem of food is intimately connected with population. Intimately का अर्थ है बड़े करीबी तरीके से, closely। जो भोजन की समस्या है उसका बड़ा नज़दीकी नाता है with population, आबादी से। Unfortunately for them, दुर्भाग्य से उन लोगों के लिए, wages का अर्थ होता है मजदूरी। Seldom rise in proportion to rising prices. Seldom होता है बहुत ही कम, rarely या बहुत ही कम। दुर्भाग्य से उन लोगों के लिए जो उनकी मजदूरी है, वेजेस है, वो बहुत कम बढ़ती है इन प्रोपोर्शन टू राइजिंग प्राइसेस। जो कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, उसके मुकाबले में उनके जो मजदूरी है, वेजेस हैं, वो बहुत कम बढ़ते हैं। द मार्केट इज गवर्नड बाई डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट शासित होता है मांग और आपूर्ति से, डिमांड एंड सप्लाई। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सच पीपल, ऐसे लोग। डिप्राइव्ड का अर्थ होता है वंचित, ऑफ एडिक्वेट होता है सफिशिएंट या पर्याप्त। फूड, लैक, उनमें कमी होती है। हेल्थ की, स्ट्रेंथ का अर्थ है शक्ति या ताकत, और इफिशिएंसी का अर्थ है कार्यकुशलता। ऐसे लोगों में कमी आ जाती है स्वास्थ्य की, शक्ति की और कार्यकुशलता की। इफ टू मैनी पीपल डिमांड लिमिटेड गुड्स, अगर बहुत सारे लोग सीमित वस्तुओं की मांग करें, लिमिटेड है, सीमित गुड्स है, वस्तुएं, प्राइसेस राइज, मूल्य बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। एंड द पुअर का अर्थ है गरीब लोग। बिगिन टू स्टार्व, स्टार्व का अर्थ होता है भूखों मरना, और गरीब लोग जो है वो भूखों मरने लगते हैं। दे ऑफन फॉल इजी प्रे। फॉल प्रे का मतलब होता है शिकार हो जाना। वो बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं। टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस टू, वो सभी प्रकार की बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि महंगाई के कारण गरीब लोग कितने पीड़ित होते हैं। उस विषय में हाँ, ये एक पैसेज रहा होगा जिसको हमें 6 हिस्सों में बांट कर दिया गया है। हमारे पास जो 2 बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं 1QS तथा PR6। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट हमारे पास ही है। द प्रॉब्लम ऑफ फूड इज इंटिमेटली कनेक्टेड विथ पॉपुलेशन। उसके उपरांत होगा खंड Q, द मार्केट इज गवर्न्ड बाई डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट जो है वो शासित होता है, चलता है मांग और आपूर्ति से। क्यू के बाद आएगा खंड S, इफ टू मैनी पीपल डिमांड लिमिटेड गुड्स। डिमांड एंड सप्लाई मार्केट का असली नियम है। अगर बहुत सारे लोग सीमित वस्तुओं की मांग करें तो दाम बढ़ने लगते हैं। एंड द पुअर बिगिन टू स्टार्व, और जो गरीब लोग हैं वो भूखों मरने लगते हैं। स्टार्व है भूखों मरना। S के उपरांत होगा खंड P, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम। देम का अर्थ है यहाँ पर गरीब लोगों के लिए, उनके लिए प्रोनाउन है। दुर्भाग्य से उन लोगों के लिए वेजेस सेल्डम राइज, बहुत कम उनकी मजदूरी बढ़ती है। इन प्रोपोर्शन, उस अनुपात में, टू राइजिंग प्राइसेस। और पी के उपरांत खंड आर ही हो सकता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सच पीपल डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट फूड, पर्याप्त भोजन से वंचित ऐसे लोग। लैक हेल्थ, उनमें स्वास्थ्य की कमी होती है। स्ट्रेंथ, शक्ति की, और इफिशिएंसी, कार्यकुशलता की कमी होती है। अंतिम खंड मात्र 6 ही हो सकता है। दे ऑफन फॉल इजी प्रे, उनमें शक्ति, स्वास्थ्य की कमी तो है ही।
दे ऑफन फॉल ईजी प्रे, वो आसानी से शिकार हो जाते हैं। टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ, सॉर्ट्स है प्रकार, सभी प्रकार की बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस, टू का अर्थ है भी। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट क्यू, उसके उपरांत पी और उसके क्यू, उसके उपरांत एस और उसके उपरांत पी तथा आर। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए क्यू एस पी आर ही हो सकता है। 1 के बाद क्यू एस, उसके बाद पी आर और फिर अंतिम खंड 6। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है कनकर, जिसका अर्थ होता है सहमत होना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ओपोज का अर्थ है विरोध करना। अन्य ऑप्शंस में अग्री प्रश्न शब्द का सिनोनिम है सहमत होना, लेकिन हमसे एंटोनिम या विलोम शब्द पूछा गया है, इसलिए उत्तर ए नहीं सी होगा। रिवील का अर्थ है उजागर करना, किसी चीज का खुलासा करना, और डिले का अर्थ है देरी करना या देरी। हमारा आंसर ऑप्शन सी अपोज ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 एक बार फिर से वही निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है वेनरेशन। वेनरेशन का अर्थ होता है सम्मान या आदर, इंग्लिश में रिस्पेक्ट। हमें चाहिए विलोम शब्द एंटोनिम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी डिसरिस्पेक्ट, असम्मान, अनादर। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एम्बेजलमेंट एक बेहतरीन शब्द है। शब्द एम्बेजलमेंट का अर्थ है गबन। अगर आपके पास किसी संस्था आदि की कोई धनराशि उपलब्ध है और आप उसमें हेरफेर करें, तो उसे हिंदी में कहते हैं गबन और इंग्लिश में एम्बेजलमेंट अथवा मिस अप्रोप्रिएशन। ऑप्शन सी ऑसम का अर्थ है जबरदस्त या विस्मयकारी। बहुत प्रभावशाली कोई चीज हो तो उसे कहेंगे ऑसम। विस्मयकारी, प्रभावशाली, बहुत ज्यादा जबरदस्त। और अंतिम ऑप्शन डी रेवरेंस का अर्थ होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। और ये प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। चूंकि हमसे एंटोनिम पूछा गया था, हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 निर्देश है दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं, तो पढ़ते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू या यू कैन च्यू का अर्थ होता है इतनी जिम्मेदारी या काम ले लेना जो आप निभा न सकें, पूरी न कर सकें। हमारा आंसर निसंदेह होगा आंसर ऑप्शन 2 टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। टेक ऑन का अर्थ है काम आदि ले लेना, जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे बोलना, बिल्कुल नहीं। सी कहता है टू वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल का अर्थ होता है तुच्छ या मामूली, इंग्लिश में पैटी या इनसिग्निफिकेंट। मामूली या तुच्छ मामलों में समय खराब करना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है टू कंप्लीट अ जॉब क्विकली, जल्दी से किसी काम को पूरा करना। एंड एफिशिएंटली मीन्स कार्यकुशलता से, बिल्कुल नहीं। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का अर्थ होता है उतना काम ले लेना जो आप निभा न सकें, पूरा न कर सकें, या जिसको आप अपने उत्तरदायित्व पर खरे ना उतर सकें। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 फिर से निर्देश है वाक्य में जो अंडरलाइंड इडियम या मुहावरा है उसका अर्थ बताएं, तो पढ़ते हैं। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। बैड कैरेक्टर्स का अर्थ है बुरे पात्रों यानी बुरे लोगों से। विद्यार्थी ध्यान दें, इडियम टू गिव अ वाइड बर्थ का अर्थ होता है किसी को अवॉइड करना, किसी से बचना, किसी से किनारा करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी टू अवॉइड समबडी। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है टू क्रिटिसाइज समबडी, किसी की आलोचना करना, नहीं। बी कहता है टू एडमायर समबडी सीक्रेटली, गुप्त रूप से किसी की सराहना करना, नहीं। डी कहता है टू थिंक अबाउट समबडी ऑल द टाइम, किसी के विषय में सारा समय सोचना, कदापि नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। निशा सेड टू मोनिका कोट एंड कोट व्हेन विल यू रिटर्न टू वर्क। ऐसे वाक्य में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दें रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, जिसका अर्थ है रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। उसके उपरांत ध्यान दें रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के प्रकार और उसके टेंस पर। रिपोर्टेड क्लॉज में हमें मिला है इंटेरोगेटिव वाक्य और टेंस है सिंपल फ्यूचर। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सेड हो जाएगा आस्क्ड। चूंकि जो रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य है वो इंटेरोगेटिव है, एक प्रश्न है, और वो एक WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वही इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन रहेगा। विल बदल जाएगा वुड में,
इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। निशा सेड टू मोनिका की जगह हुआ निशा आस्क्ड मोनिका। व्हेन वही कंजंक्शन रहेगा, व्हेन। विल यू हो जाएगा शी वुड, क्योंकि विल बदलेगा वुड में, रिटर्न टू वर्क। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। बी कहता है निशा आस्क्ड मोनिका व्हेन वुड शी नहीं, शी वुड होगा। हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में रचना असर्टिव या साधारण होती है, इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक कभी नहीं। सी कहता है निशा आस्क्ड टू मोनिका, टू नहीं और विल भी नहीं। और डी कहता है निशा आस्क्ड मोनिका व्हेन दे वुड, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। हैविंग अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग। हार्मफुल का अर्थ है हानिकारक, किसी पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव रखने वाली कोई चीज़, व्यक्ति, प्रभाव आदि को कहते हैं परनीशियस। अगर किसी मित्र का आप पर बहुत बुरा प्रभाव है तो उसका आप पर परनीशियस इन्फ्लुएंस है। हानिकारक, अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए प्रिकोशियस एक बेहतरीन शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दें शब्द की स्पेलिंग पर भी। शब्द प्रिकोशियस का अर्थ है अल्प परिपक्व, यानी कम उम्र में ही अगर आप बहुत ज़्यादा तेजस्विता, योग्यता दिखाएं तो आप एक प्रिकोशियस व्यक्ति हैं, या आपका जो टैलेंट है वो प्रिकोशियस है। अल्प परिपक्व, कम उम्र में ही काफ़ी परिपक्व या प्रभावशाली। पलूसिड का अर्थ है एकदम साफ या पारदर्शी, क्लियर और ट्रांसपेरेंट, जबकि प्रिटेंशियस का अर्थ है आडंबरी या दिखावटी। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। सीमिंगली प्रेजेंट एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीज़ हर जगह है या बहुत सारी जगहों पर है, कई सारी जगहों पर है। ऐसी चीज़ को कहते हैं यूबिक्विटस। उदाहरण के तौर पर शहरों में, कस्बों में ग्रोसरी स्टोर्स या किराने की दुकानें यूबिक्विटस होती हैं, हर जगह होती हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर होती हैं। यूबिक्विटस। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए अंक्चुअस एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है चापलूसी पूर्ण, इंग्लिश में सिकफेंटिक या फ्लैटरिंग, चापलूसी पूर्ण। ऑप्शन बी अनकेम्प्ट का अर्थ होता है अनटाइडी या डर्टी, गंदा, मलिन, जहां सफाई ना हो। और अनकूथ का अर्थ है अशिष्ट, बेढंगा, जैसे बोलने के तौर तरीके ना हो, असभ्य हो, तो वो हुआ अनकूथ या अनसिविलाइज्ड। हमारा आंसर ऑप्शन सी यूबिक्विटस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य अब की बार, जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो पढ़ते हैं। द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। बैगर है भिक्षुक, भिखारी। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। हमें मिला है सिंपल पास्ट टेंस का एक वाक्य और वॉइस है एक्टिव। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमारा नया सब्जेक्ट होगा द बैगर, चूंकि वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज होगी और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। द बैगर वॉज लाफ्ड एट, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द बॉय। अन्य ऑप्शंस की भी समीक्षा कर लेते हैं। ए कहता है द बैगर वॉज लाफ्ड बाई, नहीं लाफ्ड एट बाई द बॉय होना चाहिए था, एट मिसिंग है। बी कहता है द बैगर वॉज बीइंग लाफ्ड, नहीं, हमें सिंपल पास मिला था, पास कंटिन्यूअस नहीं और एट भी नहीं है। सी कहता है द बैगर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई द बॉय, ये ऊपर वाले वाक्य की तरह है और इसमें एट भी है किंतु टेंस गलत है, पास कंटिन्यूअस नहीं सिंपल पास्ट मिला है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 निर्देश है दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करता हो, तो पढ़ते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, फाइंड फॉल्ट का अर्थ है दोष निकालना और फाइंड फॉल्ट के साथ प्रेपोजिशन इन नहीं विथ का इस्तेमाल होता है। वो हमेशा दूसरों में दोष निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे लगाकर वाक्य में वाक्य को फिर से पढ़ लेते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, वो हमेशा दूसरों में दोष निकालने की कोशिश करते हैं। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इनटू, नहीं। सी कहता है ट्राई फॉर फाइंडिंग, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 92, फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को रेखांकित खंड को रिप्लेस करें तो पढ़ते हैं। आई नो दैट यू डोंट अर्न ऑलमोस्ट नथिंग दीज डेज। दीज डेज का अर्थ है आजकल। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें जो एरर मिली है वो डबल नेगेटिव वाली एरर है। डोंट और नथिंग दोनों ही नेगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए था। या तो होना चाहिए था डोंट अर्न एनीथिंग या फिर अर्न नथिंग। हमारा आंसर होगा उपलब्ध ऑप्शंस में ऑप्शन बी, अर्न ऑलमोस्ट नथिंग। इसे लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, दैट यू अर्न, तुम कमाते हो, ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग कुछ भी नहीं, दीज डेज, आजकल। विद्यार्थी ध्यान दें, यहां नथिंग अकेला नेगेटिव है, डोंट और नथिंग में डबल नेगेटिव था। या तो कहें डोंट अर्न एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, अथवा मात्र नथिंग। सो आई नो दैट यू अर्न ऑलमोस्ट नथिंग दीज डेज। मैं जानता हूं आजकल आप लगभग कुछ भी नहीं कमाते हो। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ए कहता है डोंट अर्न नथिंग, फिर से वही एरर। सी कहता है डिडंट नहीं, वैसे भी वर्तमान की बात है, डिडंट यूं भी नहीं हो सकता और वो डबल नेगेटिव वाली भी एरर है। दीज डेज आजकल है, नो प्रेजेंट टेंस है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है, तो पढ़ते हैं। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है। फैसिनेशन, जिसका अर्थ है आकर्षण, किसी चीज़ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षण का प्रभाव हो तो वो फैसिनेशन हुआ। किसी चीज़ के लिए अट्रैक्शन, कैप्टिवेशन। फैसिनेशन की अन्य स्पेलिंग के ऑप्शंस में काफ़ी गलतियां हैं। यहाँ आई होना चाहिए था, यहाँ एस मिसिंग है और इस ऑप्शन में सी मिसिंग है। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, फैसिनेशन, किसी चीज़ के प्रति आकर्षण या मोह। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। आई यूज टू लुक डैश टू द हॉलीडेज, हॉलीडेज है छुट्टियाँ। एज दे ब्रॉट अ ब्रेक, ब्रेक का अर्थ है एक प्रकार का मध्यांतर, छुट्टी। फ्रॉम रूटीन लाइफ, रूटीन का अर्थ है नैतिक, रोज जो होती रहती है, उस नैतिक जीवन से एक ब्रेक मिलता था, एक प्रकार की छुट्टी मिलती थी। आई वॉज यूजुअली, सामान्यतः, टू माई अंकल्स हाउस, अंकल के घर। वेयर आई गार्डेड, गार्ड होता है रक्षा करना, देखभाल करना, रक्षा करना। हिज चिल्ड्रन, ऑफन इंश्योरिंग, इंश्योरिंग होता है सुनिश्चित करना, देयर सेफ्टी, सेफ्टी है सुरक्षा। द इन्वायरमेंट वॉज लाइवली, इन्वायरमेंट है माहौल, परिवेश। लाइवली है जीवंत, जीवंतता से भरपूर। एंड आई बिकेम डैश ऑफ द प्लेस, प्लेस का अर्थ है स्थान। आई डिडंट गेट पेड अ सैलरी फॉर दिस। वेयर आई रिसीव, वॉट आई रिसीव्ड इन रिटर्न, वॉट यानी जो कुछ, आई रिसीव्ड मुझे मिला, इन रिटर्न बदले में, हाउएवर यद्यपि, वॉज फार मोर डैश। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि जो लेखक है वो अपने बचपन की बात कर रहा है कि वो बचपन में अपने अंकल के यहाँ जाता था और उनके छोटे जो बच्चे थे उनके देखभाल करता था और उससे भी बदले में कुछ बहुत मूल्यवान चीज़ वहाँ मिलती थी। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। आई यूज टू लुक डैश टू द हॉलीडेज, लुक फॉरवर्ड टू। विद्यार्थी ध्यान दें, लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। मुझे बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा होती थी हॉलीडेज की छुट्टियों की। एज दे ब्रॉट अ ब्रेक फ्रॉम रूटीन लाइफ, क्योंकि वो छुट्टियां जो थी वो नैतिक जीवन से एक ब्रेक देती थी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टूवर्ड्स है की ओर, बैकवर्ड है पिछड़ा हुआ, और अप आप जानते हैं ऊपर की ओर। हमारा आंसर ऑप्शन ए फॉरवर्ड ही होगा। लुक फॉरवर्ड टू है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, राह देखना। आगे बढ़ते हुए आई वॉज यूजुअली डैश टू माई अंकल्स हाउस, आई वॉज यूजुअली सेंट, मुझे भेजा जाता था, मेरे माता पिता भेजते होंगे। आई वॉज यूजुअली सेंट टू माई अंकल्स हाउस वेयर आई गार्डेड हिज चिल्ड्रन, ऑफन इंश्योरिंग देयर सेफ्टी, मैं उनके बच्चों का देखभाल करता था, अक्सर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता था। अन्य ऑप्शंस में वेंट नहीं, यहाँ हमें पैसिव वॉइस का वाक्य मिला। आई वॉज, तो आई वॉज वेंट नहीं, आई वॉज सेंट, मुझे भेजा जाता था। विजिटेड आप जानते हैं कहीं जाना, और ट्रैवल का अर्थ है कहीं यात्रा करना, मुझे भेजा जाता था। सबसे लॉजिकल ऑप्शन है सेंट। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, ऑफन इंश्योरिंग देयर सेफ्टी, द इन्वायरमेंट, माहौल, वॉज लाइवली, जीवंत माहौल होता था।
एंड आई बिकेम डैश ऑफ द प्लेस, आई बिकेम फॉन्ड ऑफ द प्लेस। फॉन्ड का अर्थ होता है शौकीन, किसी चीज़ को पसंद करने वाला। आई बिकेम फॉन्ड ऑफ द प्लेस, मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगने लगी, मैं उसका शौकीन हो गया। फाउंड का अर्थ है पाया, फाइंड है पाना, उसकी फाउंड की फर्स्ट फॉर्म, और फाउंडेशन का अर्थ है नींव। हमारा आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी फॉन्ड ही रहेगा, फाउंड, फाइंड या फिर अंतिम ऑप्शन फाउंडेशन, नींव या बुनियाद नहीं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए एंड आई बिकेम फॉन्ड ऑफ द प्लेस, आई डिड नॉट गेट पेड अ सैलरी, सैलरी का अर्थ है वेतन, मुझे कोई वेतन नहीं मिलता था फॉर दिस। व्हाट आई रिसीव्ड इन रिटर्न, बदले में मैंने जो पाया या मैं पाया करता था जब मैं अंकल के यहाँ जाता था। हाउएवर, यद्यपि, वॉज फार मोर डैश, वॉज फार मोर वैल्यूबल, मुझे कोई वेतन नहीं मिलता था अंकल के बच्चों की देखभाल करने का, पर जो मिलता था वो उससे काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान था, वैल्यूबल था। अन्य ऑप्शंस में एक कहता है एक्सपेंसिव, जिसका अर्थ है महंगा। फ्रूगल बहुत ही अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दे, बेहतरीन शब्द है। फ्रूगल का अर्थ होता है मितव्ययी, जो कम पैसे खर्च करता हो, कम खर्चे में काम चलाता हो। इंग्लिश में स्पेयरिंग, हिंदी में मितव्ययी, और कॉम्प्लिकेटेड है जटिल। हमारा आंसर ऑप्शन सी वैल्यूबल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, व्हाट आई रिसीव्ड इन रिटर्न हाउएवर वाज मोर, फार मोर वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा मूल्यवान था। माई अंकल वॉज एन एविड रीडर, एविड का अर्थ है किसी चीज़ में बहुत शौक रखने वाला, कीन। My uncle was an avid or keen reader during the time I dash with his family. During the time I spent with his family. Spent है बिताया, उस वक्त के दौरान जो मैंने बिताया या बिताया करता था with his family, उसके परिवार के साथ, I had an opportunity, मुझे एक अवसर मिला to read the vast number of books, वो बहुत बड़ी तादाद में किताबें, and magazines, वो पत्रिकाएं, that he possessed, जो वो रखते थे, उनके पास थी। रेंजिंग फ्रॉम, जो कहाँ से कहाँ तक थी, फ्रॉम सिंपल टू एडवांस राइटिंग्स, उनकी रेंज थी साधारण से लेके बहुत एडवांस्ड का अर्थ होता है उच्च स्तरीय राइटिंग्स, लेख थे वो, सरल से लेके उच्च स्तर तक। दिस इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, एक्सटेंट है हद, इससे मेरी अंग्रेजी सुधरी कुछ हद तक। रीडिंग बिकेम माई न्यू हॉबी, और पढ़ना मेरा नई हॉबी बन गई, मेरा नया अभिरुचि बन गई। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। मेड आप जानते हैं बनाया, यूज्ड पास्ट टेंस है यूज का, किसी चीज़ का प्रयोग करना या किया। वेस्ट का अर्थ होता है व्यर्थ करना, फिजूल खर्च करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी स्पेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। पहले पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें। द चार्मिंग फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स, चार्मिंग का अर्थ है मोहक, आकर्षक, फ्रेंच स्टाइल, फ्रेंच शैली की बिल्डिंग्स, इमारतें, एंड हेरिटेज लेडन तमिल स्ट्रीट, हेरिटेज होता है विरासत, लेडन है से भरपूर, तो विरासत से भरी हुई। तमिल स्ट्रीट्स, तमिल गलियां, ब्लेंड इनटू वन अनदर, ब्लेंड का अर्थ होता है मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो एक तरफ फ्रेंच स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं और एक तरफ पारंपरिक तमिल गलियां हैं, वो एक दूसरे में ब्लेंड करती हैं, मिल जाती हैं, ब्लेंड इनटू वन अनदर। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट है टकराव, को एग्जिस्टेंस का अर्थ है सह अस्तित्व, इज एविडेंट, वो स्पष्ट है इन मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का अर्थ होता है महानगर, महानगरों में जो सह अस्तित्व का टकराव है वो स्पष्ट दिखता है। द ओल्ड एंड द न्यू, द ओल्ड है पुराने, द न्यू है नए वाले। लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, वो दो अलग अलग दुनियाओं की तरह, सर्वाइविंग साइड बाई साइड, वो रहते हैं, अपना अस्तित्व रखते हैं साइड बाय साइड। यट नेवर क्रॉसिंग दैट कैज़म, लेकिन फिर भी वो क्रॉस नहीं कर पाते उस कैज़म को। कैज़म का अर्थ है गहरी खाई या दरार। जो पुराना है दी ओल्ड है और जो नया है द न्यू है, वो आस पास रहते हैं एक दूसरे के, लेकिन उनके बीच में एक खाई अंतर दिखता है जो कभी भी भर नहीं पाता। हाउएवर, यद्यपि, देयर इज अ प्लेस, एक स्थान है, पुडुचेरी, वे सच कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का अर्थ है विषमताएं या फिर फर्क, अंतर, आर सेलिब्रेटेड लाइक नोवेयर एल्स। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द सेलिब्रेट का यहाँ अर्थ है सराहना करना या प्रेज करने से, ना कि उत्सव मनाने से। पुडुचेरी शहर में जो विषमताएं या अंतर है, इनको सराहा जाता है, इनमें कोई खाई नहीं है, लाइक नोवेयर एल्स, जो कहीं अन्यत्र नहीं होता। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि महानगरों में पुरानी इमारतों और नई इमारतों में एक अंतर सा, विषमता दिखती है, खाई दिखती है, और ये खाई अक्सर रहती है। किंतु पुडुचेरी एक अपवादिक रूप से सुंदर शहर है, जहाँ पारंपरिक और नई
दोनों किस्म की इमारतें एक साथ रहती हैं। फ्रेंच स्टाइल की इमारतें भी हैं और पारंपरिक तमिल गलियां भी हैं। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है QRS तथा अंतिम खंड P। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट, शुरुआती खंड Q। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस इज एविडेंट, स्पष्ट है इन मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कई सारे महानगरों में, बहुत से महानगरों में। Q के उपरांत होना चाहिए खंड R, द ओल्ड एंड द न्यू, जो पुराने और नए हैं, जो बिल्डिंग्स इत्यादि हैं। लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड सर्वाइविंग साइड बाई साइड येट नेवर क्रॉसिंग दैट कैसम, वो जीवित तो है, अस्तित्वमान तो है, लेकिन उनके बीच की खाई होती है, बनी रहती है। R के उपरांत होना चाहिए खंड S। हाउएवर, यद्यपि देयर इज अ प्लेस पुडुचेरी, लेकिन एक स्थान है पुडुचेरी वेयर सच कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटेड लाइक नोवेयर एल्स, वहाँ इन विषमताओं, इन अंतर को सेलिब्रेट किया जाता है, लोग उनको सराहते हैं। और अंतिम खंड मात्र P ही हो सकता है। द चार्मिंग फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स, जो सुंदर फ्रेंच शैली की बिल्डिंग्स हैं, एंड हेरिटेज लेडन, विरासत से भरी हुई तमिल गलियां हैं, तमिल स्ट्रीट्स हैं, ब्लेंड इनटू वन अनदर, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, उसके उपरांत R, S तथा P। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन B ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से गलत है। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द कमेंसमेंट की स्पेलिंग में एक नहीं 2 M होने चाहिए थे। सही स्पेलिंग होगी COMMENCEMENT। कमेंसमेंट का अर्थ है शुरुआत, बिगिनिंग। अन्य ऑप्शंस में कंटिन्यूएशन का अर्थ होता है निरंतरता, किसी चीज़ का जारी रखा जाना। रिजेंटमेंट है नाराज़गी, मनमुटाव या रिश्तों में आई कड़वाहट। और अंतिम शब्द D, फ्लरेसेंट, एक बेहतरीन शब्द है। फ्लरेसेंट का अर्थ होता है प्रदीप्त या चमकदार। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं, मात्र एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, वो है ऑप्शन ए, कमेंसमेंट। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 832 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।